नमस्कार, ड्रिंक पॉजिटिव की हेल्थ सीरीज में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं मुद्रा और मेरे साथ है डॉक्टर रूपा शाह, जो पिछले 40 वर्षों से एक प्रैक्टिसिंग एमबीबीएस डॉक्टर रह चुकी है और पिछले 15 वर्षों से प्लांट बेस्ड डाइट यानी कि वनस्पति जन्य आहार के बारे में न केवल अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, पर इस डाइट के थ्रू अपने पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रही है। डॉक्टर रूपा, आपने थ्रू आउट दिस सीरीज हर विषय में ये बताया है कि कैसे डेयरी का उत्पादन और सेवन इससे पर्यावरण पे, हमारे स्वास्थ्य पे और प्राणियों पे कैसा कैसा असर होता है। और तब मैं बैठ के ये सोच रही थी कि हम ऐसे गिनते हैं कि हाँ, ये दूध इतना रुपए लीटर है, वो दूध उतना रुपए लीटर है, तो क्या ये जो कीमत है वो क्या हम सिर्फ रुपए में गिन सकते हैं? क्योंकि ये कीमत मैं देख रही हूँ कि हम कई तरह से चुका रहे हैं। तो मुझे आपसे इस बात पे आज बात करनी है कि असल में व्हाट इज द रियल कॉस्ट ऑफ मिल्क, दूध का एक्चुअल कीमत हम क्या चुका रहे हैं? ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न तो कोई पूछता ही नहीं है। जब आपके घर में 1 लीटर दूध आता है तो उसकी रियल प्राइस क्या है? एक सामान्य मानस शायद 60 रुपया या 80-100 रुपया तक 1 लीटर दूध का चुका देता है, लेकिन ये इसकी सही कीमत नहीं है। इसके कारण हम कहाँ कहाँ और भुगतान कर रहे हैं उसे जानना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत सारे देशों में दूध की कीमत अलग अलग है। हमारे देश में जो भी खाने की चीजें हैं उसके प्राइसेस काफी लो है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है ये इसे लो रखने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, हमारे लोग भी अभी भी इतने पैसे वाले नहीं हैं तो उनको अफोर्ड हो सके इनके लिए इसकी प्राइस काफी कम रखते हैं। उसी के कंपैरिजन में दूध की प्राइस भी बहुत कम है। लेकिन इसकी रियल प्राइस हम क्या पे कर रहे हैं वो मैं आपको 4 अलग अलग भागों में बताऊंगी। सबसे पहले आएगा उसमें हेल्थ, बाद में उसको प्राणियों के बारे में, उनको पशुओं को क्या भुगतना पड़ता है उसके बारे में, उसके बाद पर्यावरण को क्या देना पड़ता है, और बाद में हमारी जो अंतरात्मा है वो क्या कहती है, उसका क्या अनुभव है, वो क्या पे करता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं कि जब हम 1 लीटर दूध का पैसा चुकाते हैं तब हम उसे घर में लाते हैं, खाते हैं, अलग अलग आइटम बनाते हैं। सबसे पहला उसका असर होता है हमारे स्वास्थ्य पे। हमारा स्वास्थ्य खाली शरीर मतलब फिजिकल बॉडी नहीं है, उसके साथ इमोशंस है, उसके साथ विचार भी है। इसे हम बोलते हैं संपूर्ण ह्यूमन बीइंग, होलिस्टिक। तो असर खाली शरीर नहीं, उसके साथ हमारे विचार और हमारे मन पर भी पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर हम दूध और दूध की चीजें छोड़ दें तो ठीक हो सकती है, लेकिन दूध पीते हैं, सस्ते भाव का दूध लेते हैं, पीते हैं और कॉस्ट ये पे करते हैं। दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, एक पूरी इंडस्ट्री इसके पीछे है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, और उसके बाद बहुत सारे लेबोरेटरीज है जो टेस्ट कराने। ऐसा कहा जाता है कि एक डायबिटीज का खर्चा और एक कैंसर पेशेंट का खर्चा गिना जाए तो डायबिटीज पेशेंट अपने जीवन के 30 या 40 वर्षों में कई ज्यादा पैसा खर्चा करता है कैंसर पेशेंट की कंपैरिजन में। कैंसर पेशेंट शायद 1-2 साल खर्चा करेगा और उसकी जीवन खत्म हो जाए, लेकिन डायबिटीज का पेशेंट 30-40 साल तक गोलियां खाता है, ब्लड टेस्ट करता है, डॉक्टरों के पास जाता है और अस्पतालों में भी जाता है। तो ये हो गई रियल प्राइस ऑफ मिल्क। ये तो खाली हॉस्पिटल बिल्स का हो गया। आगे देखो, ये आदमी काम नहीं कर पाता है, कुछ दिन छुट्टियां लेता है, तो हमारी पूरी देश की इकोनॉमी पे पर इसका असर होने वाला है। इसके साथ हमारे जो आगे वाले जनरेशन है, हमने देखा कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको शायद
70 या 80 साल में थोड़ा सा डायबिटीज या कुछ आ गया। जी। फिर हमारे पेरेंट्स ने हमने देखा तो उनको शायद 60 साल की उम्र में कुछ गोलियां शुरू हुई या ब्लड प्रेशर वगैरह। जी। फिर हमारे जनरेशन में देखते हैं तो 40, 45, 50 में ऑलरेडी डायबिटीज आई। फिर अभी मेरे से यंगर जनरेशन को देखती हूँ तो 30 साल। फिर अब सबसे यंग तो मैंने देखे हैं 12-14 साल में ओबेसिटी, डायबिटीज। एक जनरेशन में जो 70 साल में आया वो तीसरी जनरेशन में ऑलरेडी 20 साल में आ रहा है। हम एक बहुत ही बीमार लोगों की सोसाइटी बन रहे हैं। जो तीसरी जनरेशन आने वाली है जो अभी 15-20 साल की है वो कहाँ तक पहुंचेगी पता नहीं है, और क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार हो चुकी है, बीमारी की शुरुआत हो गई है, तो उनका खर्चा तो बहुत आगे बढ़ेगा। हमारे सारे रिसोर्सेस इसी में जा रहे हैं। इनके पीछे एक फूड इंडस्ट्री खड़ी हो गई है बड़ी, कि भाई शुगर फ्री, ये ऑयल फ्री, ये सब अलग अलग ये भी इंडस्ट्री चल रही है। वो छोड़ दिया, एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, इससे ये हो रहा है, वो बात किसी को बताई नहीं। एनिमल फैट्स का प्रॉब्लम है वो बताया नहीं। एक बड़ी और इंडस्ट्री खड़ी हो गई, वो है जिम इंडस्ट्री। तो जिम्नेशियम, एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स, और बस लोग एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं, 15,000 स्टेप्स भी चल रहे हैं, शुगर नीचे नहीं आ रहा है। तो एक 100 रुपये या 80 रुपये का दूध के पीछे हजारों लाखों रुपये ऑलरेडी खर्च हो रहे हैं। तो ये है कॉस्ट टू द ह्यूमन बीइंग। अब मैं पशुओं के बारे में बताऊंगी। दूध का हमारा टॉपिक है आज का, तो जो दुधालू जानवर है उसके बारे में बताऊंगी, नहीं कि मीट इंडस्ट्री वाले पशुओं के बारे में। तो उसमें तो हमारे माइंड में इमेज आती है गाय की, लेकिन पूरे इंडिया में गाय का दूध कितना है और भैंस का कितना है, तो ज्यादातर तो भैंस का ही है। और कहीं कहीं मैंने सुना है कि गोट मिल्क, बकरी का दूध, और आजकल कैमल का दूध भी मार्केटिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जानवर आ गए, राइट। तो ये जानवर का क्या प्रॉब्लम है? आप लाते हैं 1 लीटर दूध, लेकिन ये जानवर जो दूध देने वाला है, सबसे पहले जब उसका जन्म होता है, अगर ये मादा है तो ये दूध देने वाली है, तो इसको खाना पीना दिया जाता है, उसको अपनी माँ का दूध भी दिया जाता है, और बाद में उसका जो भी खाना है वगैरह देकर उसको बड़ा किया जाता है। और जैसे ही वो रेडी हो जाती है, एक्चुअली रेडी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये टीनेज तक, उनकी टीनेज बोलते हैं, जैसे ये माता बनने के लिए पूरी तैयार नहीं भी हुई है, लेकिन इंडस्ट्री इज इन हरी फॉर प्रॉफिट, तो इसको जल्दी ही प्रेग्नेंट कर देते हैं। आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके। उसका अपना कोई उसमें से नहीं है, उनकी कोई सेक्स लाइफ नहीं है। ये कोई पर्टिकुलर ऑक्स या बुल का सीमेन ही यूज किया जाता है। एक ही सीमेन से हजारों गायों को प्रेग्नेंट किया जाता है, और ये बिना कोई नॉलेज, बिना अपने शरीर की तैयारी प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जब पहला बच्चा आ जाता है तो कोई भी माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा है, उसका दूध भी उसी के लिए वो बनाती है। अगर ये मादा है तो ये अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर नर है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जैसा हो गया। इसका क्या करेंगे? खेतों में तो मशीन चल रहे हैं जी, इनका क्या यूज है जी? आज कोई बुलोक कार्ट ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं, तो इसका क्या काम है? तो इन बच्चों को स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है, मार दिया जाता है। उनका जो मीट है या उनके जो भी काफ लेदर है उसको यूज करते हैं। लेकिन एक माँ तो माँ ही है, और उसके लिए बच्चा तो अपना बच्चा ही है। वो उसे दूध पिलाना चाहती है, वो रोती है, वो खुद बीमार भी हो जाती है, वो अपने बच्चे को ढूंढती है। ऐसी रोती हुई अपने बच्चे को ढूंढने वाली दुखी माँ का दूध भी उसी भाव से भरा होगा जी, जी। या उसे दूध न भी आए, या उसे इंजेक्शंस दिए जाए, जब जाके वो आर्टिफिशियली दूध निकलेगा जी। हमारे देश में कहीं कहीं जगह ऐसी प्रैक्टिस है जिसे खाल बच्चा कहते हैं। ऐसे ही बच्चे जो मर गए या मर नहीं गए, मार दिए गए, उसकी चमड़ी को कोई भी भूसा भर के उसका एक आकार बना के माँ के सामने
रख देते हैं और माँ सोचती रहती है कि ये मेरा बच्चा है, अब आके दूध पिएगा, अब आके मैं उसे बहाल करूंगी, उसे लिक करूंगी। ये बिल्कुल होता ही नहीं है। वो दूध देती है, रोती है और खाली 3 महीने के बाद फिर से वही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे हम उसी चक्र में, भाषा मॉडर्न भाषा में कहे तो बलजबरी प्रेगनेंसी रेप, इस तरह से ये फिर से प्रेग्नेंट कर दी जाती है। क्योंकि दूध देने वाली है, दूध की काम चालू रहना चाहिए, 9 महीने में दूसरा बच्चा आना चाहिए। क्योंकि सही बात तो यही है कि गाय दूध देती नहीं है, वो जब माँ बनती है तो वो अपने बच्चे के लिए वो दूध देती है। ऐसे 3 या 4 बार या कभी 5 बार करते हैं 7-8 साल तक। लेकिन एक जानने लायक चीज ये है कि जब 3 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट होती है तभी भी इसका दूध प्रोडक्शन चालू रहता है, क्योंकि उसका अगला बच्चा है, उसे तो देना है, वो सोचती है। तो इसमें पेट में बच्चा है, साथ में दूध भी दे रही है, इसके शरीर को जैसे निचोड़ा जा रहा है। ओह माय गॉड। ये एक ही जगह पे कहीं खड़ी है जी, वो अपना ही उसका जो गोबर है आसपास पड़ा है, उसी में खड़े खड़े वो खा रही है, कहीं कहीं जाना नहीं, घूमना नहीं, बस कभी कभी उसे साफ कर दिया और एक ही काम टाइम टाइम से दूध देना, वो देना नहीं लेना। मतलब जेल में एक बंदी जैसा वो बिल्कुल, ये जैसे किसी को एक जगह पे बंद कर दिया, क्योंकि ये एक जैसे फैक्ट्री एटमॉस्फेयर है, मिल्क मेकिंग फैक्ट्री देखा जाता है और उस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है। दूसरी एक बात है, हाँ उसके मादा बच्चों को जरूर दूध दिया जाता है, लेकिन माँ और बच्चे को अलग रखते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे से अलग कैसे रख सकते हैं? कितना छोटा उसका बच्चा होता है, उसको तो माँ ही चाहिए, उसने और कोई कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन खाली 2 बार उसे दूध पीने के लिए छोड़ते हैं, अपनी माँ के पास जाने देते हैं और बाकी के टाइम उसे अलग रखते हैं कहीं और। लॉजिक ऐसा दिया जाता है कि ये सारा दिन माँ के साथ रहेगा, सारा दिन बहुत सारा दूध पीता रहेगा तो हमें कोई दूध मिलेगा नहीं और बछड़े को डायरिया हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सब बताते रहते हैं। बछड़ी भी पूरा दूध नहीं पीती है, क्योंकि बाकी का दूध बेचना है, तो उसको थोड़ा सा ही दिया जाता है, जस्ट इनफ फॉर हर, मर ना जाए बस। तो उसका भी पेट भी नहीं भरता है, माँ भी रोती है। मैं बहुत साल पहले एक गौशाला में गई थी और गौशाला में शाम का टाइम था और बहुत सारी देशी गाय थी और इतनी सुंदर दिखती थी और कितने अच्छे से उसे रखते थे, कितनी हेल्दी थी, ये सब मुझे बता रहे थे। फिर वहाँ के गोपालक ने मुझे बोला कि अब जरा आप एक बाजू पे हट जाइए, क्योंकि बछड़े छोड़ने का टाइम हो गया है। मैं बहुत ही भोली सी थी, मुझे कुछ पता नहीं ये पूरी प्रक्रिया क्या है। एक 2-4 मिनट के अंदर वहाँ 60 गाय थी, तो 60 बच्चे करीब आ गए भागते भागते कहीं से भी, और सब अपनी माँ के आंचल पे लग गए दूध पीने। और मैं एक शहर में रहने वाली हूँ, मुझे कुछ खास पता नहीं, मुझे तो सारी गाय बहुत सुंदर दिख रही थी, सारे बच्चे भी बहुत सुंदर दिख रहे थे और सफेद उनकी चमड़ी थी, हेल्दी थे। मैं तो एक गाय से दूसरी गाय अलग है वैसा भी मुझे समझ में नहीं आता था। ये बछड़े सब दूध पी रहे थे और मैंने गोपालों को एक प्रश्न पूछ लिया, अरे ये सारे तो मुझे एक सरीखे दिख रहे हैं, ये हर बछड़े को कैसे पता ये मेरी माँ है और हर माँ को कैसे पता ये मेरा बछड़ा है, क्योंकि मुझे तो सब सरीखे दिख रहे हैं। काफी बुद्धू थी मैं। वो हंसने लगा, बोला नहीं वो तो अपने ही माँ के पास जाएगा और माँ उसे ही दूध पीने देगी। अच्छा, तो दूसरा बछड़ा अगर वहां गया था, बोला वो लात मार देगा। देखिए आप कैसा नेचर, कुदरत का करिश्मा है कि ये बच्चा अपनी ही माँ का दूध पीता है, माँ भी उसे ही पिलाती है। और कब तक पिलाती है? जब तक वो घास खाने लायक ना हो जाए। जब वो घास खाने लायक हो जाए तब वो भी उसे किक मारती है, जा बेटा अब मैं नहीं दूंगा। तो ये सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हम उनके ऊपर इमोशनल और प्रेशर बहुत दे रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती है। उनको हम हाथों से जब दूध निकालते हैं या मशीन से दूध निकालते हैं तो बहुत खून बहता है,
पस सेल्स होते हैं, सूजन आ जाती है, ये सारी चीज उनको सफर करनी पड़ती है। इतने सारे एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं। हर माँ अपने बच्चे के लिए ही दूध बनाती है और हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। एक बच्चे को जब भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली वो रोता है, माँ उसे अपने हाथ में लेती है, उसे समझ में आ ही जाता है कि इसे भूख लगी है और वो उसे अपने स्तन से लगाती है। लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये तुरंत ही दूध चालू हो जाता है जी। कुछ सेकंड तक बच्चा उसके निपल को सटर करता है, एक सिग्नल उसके ब्रेन में जाता है और कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो मिल्क को रिलीज करते हैं जी। और बच्चा अब दूध पीने लगता है। सो स्वीट। जब दूध पीने की ये पूरी पर्सनल बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया चालू रहती है, ये माँ और बच्चे का बॉन्डिंग रहता है। बच्चा आधी नींद में भी चला जाता है और पीता है जब तक उसका पेट भर जाए। अगर एक ही स्तन से पेट न भरे तो वो दूसरे स्तन से लगाएगी और कोशिश यही करेगी कि उसका पेट भर जाए और फिर वो सो जाए, हैप्पी रहे। ये हर माँ का भाव रहता है और उस हिसाब से ही ये चलता है जी। अब जाके हमने क्या कर दिया ना, उसके खुद के बच्चे को पीने दिया और मशीन लगा दिए या हाथ से, और हमने सोचा ये हमें पीना चाहिए। ओह माय गॉड। तो ये एक इसकी यहाँ भी कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऐसी कोई बात नहीं है। उसका दूध छीना जा रहा है जी। उसको खिलाया जा रहा है, इसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसको एंटीबायोटिक दी जा रही है ताकि बस वो सफेद दिखने वाला वो जो दूध है वो जितना हो सके उतना ज्यादा दे, निकाल दे। 15 लीटर दे रही है, 2-3 लीटर बच्चा पी गया, बाकी का बेच दो। बस ये मनी मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग का ही भाव रहता है जी जी। ये एनिमल्स खाली ऐसे ही नहीं होते हैं, उनको पैदा किए गए हैं क्योंकि उसका दूध चाहिए, जबरदस्ती पैदा किए गए। हाँ, और जब दूध नहीं आता है तो क्या तब इनका क्या करेंगे? गाय तो जो होती है उसमें से कुछ गाय गौशाला में जाती है, लेकिन बाकी की सब कहाँ जाएगी? क्योंकि इतने ज्यादा जानवर है हमारे पास, इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसका कुछ करना है तो करने में तो एक ही है, ये कोई भी गाय या भैंस 25 साल तक जी सकती है और यहाँ 7 या 8 साल में 4 प्रेगनेंसी होने के बाद ये दूध नहीं देती है जी। हम लोग उसको बोलते हैं वसूकी, मतलब जो दूध नहीं देती है, इसके अब कोई प्रॉफिट नहीं रहा। अब इसका क्या काम है? तो बस अब इसका एक ही काम है, इसको बीफ में कन्वर्ट किया जाए जी। क्या कभी आपने रास्ते पे भैंसों को देखी है? कभी नहीं। आपने गौशाला देखी है? अभी भैंसशाला देखी है? नहीं। जहाँ ये भैंसों को रखा जाए। आप हमेशा दूध पीते हैं और सोचते हैं गौशाला भी है, हम वहाँ उनकी सेवा करते हैं, लेकिन भैंसशाला तो है नहीं, उनकी कौन सेवा करेगा? ज्यादातर हिस्सा दूध का भैंसों से आता है जी। तो ये होता है सीधी मीट इंडस्ट्री में जाती है जी। भैंसों का काटना सही है हमारे देश में, उसके मांस को भी बीफी कहा जाता है जी, जी। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, बट सुनिए मेरी बात, भारत देश ही सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया का जी। ये बीफ सप्लाई करता है डेयरी इंडस्ट्री जी। इसका जीवन यही खत्म हो जाता है जी। ये एक हो गया, इसके इमोशनल कोई भाव नहीं है, इसके कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। हम गौ माता की तो पूजा कर लेते हैं, पहले के जमाने में घर में गाय रहती थी तो उसका एक नाम भी रहता था, घर के वाले बहुत उसे प्यार करते थे। वो घास खाने जाती थी और शाम को खुद ब खुद घर पर आ जाती थी, और अगर वो गाय नेचुरली प्रेग्नेंट होती थी तो बहुत ही बढ़िया बात है, खुशी का माहौल है, ये कुछ समय तक दूध देगी। लेकिन उसे आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट नहीं किया जाता था, और जब ये दूध पीना बंद करती थी तभी भी उसकी जीवन के अंतिम क्षण तक, घर में जीवन के अंतिम क्षण तक घर के एक मेंबर के जैसे ही
उसे रखते थे, खिलाते थे, पिलाते थे और हमेशा बताते कि इसने हमारा ध्यान रखा, हम इसका ध्यान रखेंगे और अंतिम क्रिया भी करते थे। तो ये तरीका अलग था। अब का तरीका ये है कि ये बीफ हो जाता है जी। तो ये पूरा कमर्शियल हो गया और फायदा नहीं है किसी को भी। ये जानवर की जो संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी है, ये हमारे के ऊपर ही भारी होने वाली है। इसमें एनिमल की खुद की जो जीवन की पर्पस है वो भी फुलफिल नहीं होती है और उनका अंत ऐसे ही बहुत ही कष्टदायक स्थिति में होता है। जी। और ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि जो एक्चुअल में फैट हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, जैसे कि चीज़ हुआ, आइसक्रीम हुआ, पनीर हुआ, या जो तलने के लिए घी यूज़ होता है, मिल्क पाउडर और मिल्क सॉलिड्स जो तमाम सारे बिस्किट्स और बेक्ड प्रोडक्ट्स में जाते हैं, ये सारे के सारे एक्चुअली बफेलो मिल्क से आते हैं, भैंस के दूध से आते हैं, जिनका कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है फ्रॉम स्लॉटर। हम शाकाहारी लोग ऐसे मानते हैं कि हम तो खाली दूध पीते हैं, हम कभी जानवर को मारते नहीं है, उनका मांस खाते नहीं है। लेकिन आप दूध अगर पीते ही है तो उसी जानवर का पूरे जीवन तक उसका ध्यान रख दीजिए जी। एक दिन सुबह घर के बाहर आप दूध वाला ना आए और यही गाय आके खड़ी हो जाए जी। और बताए आपको कि मैं अब दूध देना नहीं दे सकती हूँ, क्या आप मेरा जीवन पर ध्यान रखोगे क्योंकि आपने मेरा दूध पिया था? नहीं रखेंगे। हम बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। ये सारे पशु जो इस धरती पर है वो हमारी मित्र भी है और हमारी जिम्मेवारी है, हमारे फेलो ट्रैवलर्स हैं। तो हम उनके साथ साथ चलेंगे और जब तक वो खुश नहीं है तब तक हम कैसे खुश रह सकते हैं जी। अब मैं आपको पर्यावरण के बारे में बताऊंगी। हमारा पर्यावरण भी इससे बहुत ही अफेक्ट हो रहा है। एक ग्लास दूध 30 या 40 रुपए हम आराम से पी जाते हैं, भूल जाते हैं क्योंकि बहुत ही सस्ता है, फट से पी गए, बात खत्म। लेकिन ये जो पूरी इंडस्ट्री है डेयरी जो उसे सप्लाई कर रही है, ये हमारे पर्यावरण को कैसे एक्सप्लॉइट करती है वो जानना बहुत जरूरी है जी। सबसे पहले होता है उनकी गोचर की जमीन। इतने सारे जो पशु हैं उनको कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना जी, तभी ये दूध देंगे, नहीं तो कैसे देंगे जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी घास है और इन्होंने खा लिया या बहुत सारा घास है ही नहीं, इसे उगाया जाता है। इसे हम बोलते हैं गोचर की जमीन। धीरे धीरे जंगलों को काट के उस जमीन को गोचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा प्रेशियस जंगल है, अरण्य बोलते हैं, वो तो रिजर्व होना चाहिए, वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम उसी को खत्म कर रहे हैं और इसे कन्वर्ट कर रहे हैं गोचर की जमीन। तो जैसे जैसे ये जंगल की जमीन रिलीज होएगी और गोचर में कन्वर्ट होगी, हमारा लॉस बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि वो गोचर की जमीन ये दूध के दुधालू जानवर के लिए यूज करेंगे, फॉडर उगाएंगे उसके लिए यूज करेंगे, तो बहुत बड़ा लॉस वहाँ हो रहा है। उसके बाद ये जो जानवर है उसका जब दूध हमें 1 लीटर दूध मिलता है उसके पीछे कितना पानी व्यय होता है। एक जानवर जब 1 लीटर दूध देता है उसे आप मेंटेन करते हैं, वहाँ पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपका पानी भी अभी व्यय हो रहा है, आपकी जमीन भी व्यय होगी क्योंकि वहाँ बड़े बड़े डेयरी फार्म में इनको रखना पड़ेगा, तो जमीन भी आप यूज कर रहे हैं। और फिर इनका जो गोबर होता है, गोबर का भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें से सबसे ज्यादा मीथेन गैस का प्रॉब्लम है, पर्यावरण को पोल्यूट कर रहा है। इनका जो गोबर निकलता है उसको भी कैसे मैनेज करना, कोई बड़े बड़े लैंडफिल में डालते हैं और वहाँ बहुत सारे नए नए डिजीजेस भी शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पर्यावरण का हमें बर्डन है। और आप कहाँ तक ये करते रहेंगे, कहाँ तक करते रहेंगे? तो हम पानी का दुरुपयोग, इसके बाद हवा, मीथेन, इसके बाद जमीन, तो ये काफी महंगा पड़ रहा है हमें। एक ग्लास दूध भले 30-40 रुपए का या 1 लीटर दूध 80-90 रुपए का दिखता है, इसके पीछे हम ये सब प्राइस दे रहे हैं।
तो ये हो गया पर्यावरण के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मन के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जी। कोई भी प्राणी जब, कोई भी पशु जब रोता है, दुखी है, अपने बच्चे से अलग हुआ है और उसके ऊपर बहुत फोर्स किया जा रहा है, जो अपना जीवन जीता नहीं है, जो एक जगह बंधा हुआ है, ये पशु कैसा दूध देगा? वैसा ही दूध देगा जैसे उसके मन के भाव है अंदर, वो सारे वो दूध में जाएंगे। हम जानते हैं कि जब हम हमारे बच्चे को दूध देते हैं तब हमारे मन के भाव अच्छे होने चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। हमेशा बोलते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो हॉरर फिल्म्स मत देखो, क्योंकि वो मेंटल फूड बन जाता है। आप अच्छा कुछ पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी का पढ़ो, ऐसे सब बोलते हैं, भगवान का नाम लो, तो बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे। और यहाँ आप ऐसे ही जो पशु का दूध ले रहे हैं, जो रो रहा है, जो शौक में है, जो डिप्रेस्ड है, जो अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, जो बीमार भी है, जो एक जेल में जैसे बंद हो गया है, ऐसे दूध के अंदर इसी भाव आने वाले हैं और इसी भाव हमारे अंदर आएंगे, क्योंकि हम ये दूध पीने वाले हैं। क्योंकि हम खाली दूध नहीं पीते हैं या खाली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं लेते हैं, हम लेते हैं उसके साथ उसके भाव भी। और ये सारे इमोशंस हमें डाइजेस्ट करने पड़ते हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया के सबसे समृद्ध देश जहाँ खाना पीना बहुत मिलता है, लोग खाते भी बहुत है, नॉनवेज भी बहुत खाते हैं, दूध भी बहुत लेते हैं, उसी देश में क्यों सबसे ज्यादा साइकेट्रिस्ट मेडिसिन यूज करनी पड़ती है? वहाँ क्यों ज्यादा डिप्रेशन होते हैं? क्योंकि ये सारा आ रहा है आप जो चीज खा रहे हैं वहां से। आप कैसा खाना खा रहे हैं, जिसमें जीवन हो या स्ट्रेस हार्मोन हो? अगर स्ट्रेस हार्मोन हो तो आपके बॉडी को स्ट्रेस का मैसेज मिलेगा। एक मरता हुआ जानवर स्ट्रेस का सिग्नल देता है, स्ट्रेस के हार्मोन्स उसके बॉडी के हर एक सेल में रहते हैं, एड्रेनलिन रहता है। जब आप ऐसी चीज खाते हैं तो आपकी बॉडी भी स्ट्रेस के मोड में आ जाती है। और यही हो रहा है आज, हम देखते हैं दुनिया भर में। वैसा ही आप जब एक जानवर को मार लेते हैं तो वो तो एक बार खत्म हो जाता है जी। लेकिन डेयरी इंडस्ट्री की बात कुछ और ही है। यहाँ तो रोज थोड़ा थोड़ा मरना है जी। रोज थोड़ा थोड़ा रोना है जी। ये सफरिंग बहुत लंबा है। ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ने वाली है जब हम दूध देते हैं जी। हम उसका मृत्यु का कारण बनते हैं जी। हमने देखा नहीं है, लेकिन जब जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि मैंने जब 1 ग्लास या 1 लीटर दूध ऑर्डर किया तब शायद किसी जानवर की मौत का भी ऑर्डर किया है जी। ये हमारा अंतरात्मा हमें बताएगा। जन्म से तो हम लोग सब अहिंसा की भावना रखने वाले ही होते हैं। कोई भी बच्चे को अगर आप एक खेत में छोड़ दो, वहाँ अगर टमाटर है और वहाँ एक चिकन भी दौड़ रहा है तो वो चिकन को नहीं खाएगा, वो टमाटर को खाएगा। हमारा जो इंस्टिंक्ट है वो वनस्पति जन्य आहार वाला ही है जी। हम नॉनवेज खाने वाले नहीं है जन्म से जी। हमें कभी किसी को मारना नहीं है, किसी को ईजा नहीं पहुंचानी है जी। ये हमारा स्वभाव है जी जी। ये जन्म से है। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कंडीशंस आ जाती है और हम नॉनवेज भी खाने लगते हैं या दूध भी पी लेते हैं। और कुछ ऐसे हमारे संस्कार होते हैं, ऐसे कुटुंब से हम आते हैं जहाँ हम मानते हैं कि नहीं दूध तो वेजिटेरियन है। नहीं, ये वेजिटेरियन तो है ही नहीं। ये थोड़ी कोई झाड़ के ऊपर उगता है जी। ये तो प्राणी के शरीर का एक डिस्चार्ज है, एक सिक्रेशन है जो हम उसके बच्चे के लिए होता है जी। तो ये हमें खाली मन को समझाने की बात है। ये वेजिटेरियन है ही नहीं। वीगन होना यानी कि वनस्पति जन्य आहार वाली जीवन शैली हमें जीना, इसमें कोई भी पशुजन्य पदार्थ नहीं होते हैं। जब हम ऐसी समझ प्राप्त करते हैं कि मैं किसी हिंसा का भागीदार नहीं बनूंगी, तब जाके मन में एक शांति का
भाव आता है। जी जी। जब हमारे साथ में जो जो पशु रहते हैं, अगर हम उसे अभय वचन दे दे, उनको निर्भय बना दे, उनको अहिंसा का मैसेज दे, तब उनका जीना भी इस धरती पे सेफ हो जाएगा। लेकिन उनके जीने के साथ साथ हमारा भी जीवन सेफ होता है। Lovely. क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। अगर आपके बगल में किसी जानवर का आवाज आपको आ रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो आपको कैसे लगेगा? आप शांति से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। अगर आपकी आत्मा जागृत है तो वो उठेगी, जाके उसे चेक करेगी, ये क्यों रो रहा है, इसे क्या हुआ। यही हमारा स्वभाव है, हम कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे उसकी चीखों का, तो एक दूसरे प्रकार की चीख भी हम सुन रहे हैं। आपको पता है वो चीखें कहाँ होती है? वो होती है अस्पताल में, जब कैंसर के पेशेंट लास्ट स्टेज में होते हैं और उनको बहुत दर्द होता है। ऐसी ही चीखें आपको वहां सुनाई देगी। उनके अडर, उनके स्तन को हम इतना मैनिपुलेट करते हैं, उसका रिटर्न शायद हमारे ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में आ सकता है। ये बढ़ रहे हैं, ये सामने सामने हो रहा है। ये हम कैसे जीवन जीते हैं, कैसी हमारी अवेयरनेस है, कैसे हम उसे हमारे साथ जुड़ते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। अगर हम डिस्कनेक्टेड जीवन जी रहे हैं तो हमें सफर करना पड़ेगा। मेरा कहना यही है कि उनका सफरिंग और हमारा सफरिंग बहुत ही जुड़ा हुआ है, और वो तभी उसका अंत होगा जब हम साथ साथ में रहेंगे और साथ साथ में एक दूसरे को मदद करेंगे और सफरिंग को एंड करेंगे। हम अकेले खुश नहीं रह सकते इस धरती पर। वो भी यहाँ राइटफुल सिटीजन है, इक्वल राइट्स है उनके, और हम भी है। और हमारी जिम्मेवारी है उनका ध्यान रखनी, उनका सम्मान करनी। उनके जीवन का सम्मान इतना ही होना चाहिए जितना हमारा हो रहा है। हर जीव को अपना जीवन बहुत प्रिय है। जितना जीवन आपको प्रिय है उतना ही उनको प्रिय है। हमें कोई हक नहीं है कि उनको हम एक्सप्लॉइट करें, उनका अब्यूज करें, उनकी चीजें जैसे चमड़ा वगैरह यूज करें, या उनको मार दें और उनका भोजन बना दें। जिस दिन हमारी अंतरात्मा ये मैसेज समझ लेगी, उस दिन से हम जागरूक हो जाएंगे। तो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के साथ ही जुड़ी हुई है। और हमारी अगर शांति और हैप्पीनेस हमें चाहिए तो उनकी ओर देखना ही पड़ेगा। तो रियल प्राइस ऑफ मिल्क या रियल कॉस्ट ऑफ मिल्क हर तरीके से हमें देखना है। हम हमारे स्वास्थ्य को तो देखेंगे, उनकी ओर भी देखेंगे, उनकी सफरिंग, हमारे पर्यावरण को देखेंगे, क्योंकि हमारी धरती माँ एक दिन इतनी बीमार हो जाएगी कि वो हमारे भी रहने लायक नहीं रहेगी। और वो हमारे से अलग तो है ही नहीं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर वो जिएगी तो हम जिएंगे। और बाद में रहता है हमारा आत्मा जो साफ सुथरा और मन से सुकून वाला हो, शांति वाला हो। तो इस धरती पर हम सभी लोग साथ में रह सकेंगे। और उसी दिन मैं बोलूंगी, उसी दिन को हम मनाएंगे। ये अहिंसा अर्थ है। यहाँ सभी लोग प्यार से सुकून से रह सकते हैं। रियल कॉस्ट ऑफ मिल्क, डॉक्टर आपने कितना विस्तार में हमको ये समझाया। हम ये पॉज ही नहीं करते हैं सोचने के लिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं हर समय, सुबह, दोपहर और शाम को, जो हम अपने मुंह में डालते हैं, इसकी हम अपने स्वास्थ्य पे, प्राणियों पे, पर्यावरण पे और अपने अंतरात्मा पे इसकी क्या कीमत चुकाते हैं हर समय। इसके बारे में आज हमें इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और तब तक करते रहिए ड्रिंक पॉजिटिव।